इक्विलिब्रियम चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बल पर आगे के बहुत सारे टॉपिक का हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। गुलबर्ग और वागे के द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस को डिटरमाइन करता है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आगे 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक जब रेट लॉ एक्सप्रेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ इस टॉपिक का दोबारा जरूरत पड़ेगा। और उसी के बल पर आप पूरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन सारे टॉपिक को समझ पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। आपको बता दें कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक जानकारी भी चाहिए, तभी जाकर ये टॉपिक आप अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। सबसे पहला है एक्टिव मास क्या होता है, व्हाट इज एक्टिव मास। तो आप सभी स्टूडेंट कुछ नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप डेंसिटी के बारे में कम से कम जरूर जानते होंगे। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम के मास को डेंसिटी कहते हैं, और पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मोल होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो मोल होता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो मोल होता है, और पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वो डेंसिटी होता है। तो हमने इससे रिलेटेड इसलिए कर दिया क्योंकि आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर के रूप में कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं। और आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि जब कॉन्सेंट्रेशन का बात होता है तो कॉन्सेंट्रेशन का बहुत सारा यूनिट होता है। आगे जब 12th क्लास में पढ़ेंगे तो मोल पर लीटर, मोल पर केजी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी नाम सुने होंगे। तो ये सब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स हैं। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है तो वही कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास कहलाने लगता है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं समझिए। जब भी हम आज के बाद अगर ऐसे लिखेंगे तो इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन मोल पर लीटर, इसको पढ़ना होगा। या आप सिर्फ पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ ए, फिर से इसको हम ऐसे कहेंगे पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ वाई। या कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बोलेंगे, जहां कॉन्सेंट्रेशन बोले तो आपको यूनिट भी बताना पड़ेगा। तो यूनिट क्या बताना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई इन मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये अगर आप एक्टिव मास बोलते हैं तो ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप मोल पर लीटर में बात कर रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में बात कर रहे हैं, आपको नहीं बताना पड़ेगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए सबसे अच्छा आप बोलेंगे एक्टिव मास ऑफ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया तो आप पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ जेड। व्हाट इज एक्टिव मास ऑफ जेड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड इन मोल पर लीटर। यानी कॉन्सेंट्रेशन को ही क्या कहते हैं, एक्टिव मास कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन किस चीज में रहे, मोल पर लीटर। ये इन मोल है और ये भी वॉल्यूम लीटर। वॉल्यूम को हमने लीटर में मेजर किया और नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ मोल को मोल में। ठीक है, यानी एन को मोल में। तो अब इतना चीज समझ में आ गया। अब एक और चीज समझना है, तब आप इस पूरे लॉ पर फुल कमांड कर पाएंगे। और ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं एक साधारण रिएक्शन पर, ए एरो बी। इस रिएक्शन में क्या आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट ए, प्रोडक्ट। क्या आप ये भी समझ पा रहे हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सपोज दैट अभी 9:45 हो रहा है, और अगर ए के कॉन्सेंट्रेशन का बात करें तो हम मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 20 मोल पर लीटर है, और अभी कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है, कोई इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी ये बी 0 है। जैसे ही 9:45 से 9:55 हुआ तो ये 20 मोल से घटकर 10 मोल हो गया, और ये भी 10 मोल बन गया। तो बताइए इस 10 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग कितना का हुआ, यानी 10 मोल 10 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग 10 मोल का हो रहा है। तो पर यूनिट मोल पर मिनट में कितना होगा, 10/10 यानी 1। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि देखिए समय जैसे जैसे बीतेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है। जो 2 दिन से लगातार सुन रहे हैं, रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, घटेगा,
और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये बात क्लियर है? अगर हम 10:05 पर बात करें तो और इसका कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये कौन है? प्रोडक्ट, और ये कौन है? रिएक्टेंट। तो दो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अब फिट हो जाना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजेज विथ टाइम, समय के साथ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन घटता है। और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? समय जैसे से बीतेगा वैसे से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उससे रिएक्टेंट से वो उसका अमाउंट बढ़ जाता है, रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट को बना दे जाता है। अगर आप ये सारा बात समझ गए अच्छे से, तो अब हमको बताइए कि T1 टाइम में हमने मान लिया इस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A1। अब अपना ध्यान केवल रिएक्टेंट पर रखिएगा। T2 टाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन घटकर A2 हो गया। तो A1 में से, A1 और A2 में से कौन बड़ा कौन छोटा? A1 बड़ा और A2 तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग कितना का हुआ? A2 माइनस A1। हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाया जाता है। कम है, ठीक है, उसका रिजल्ट होगा। तो फाइनल में से इनिशियल घटा दिए तो इतना कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग हुआ। कितने टाइम के चेंजिंग पर? T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 टाइम के चेंजिंग पर कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग इतना का हो रहा है। तो पर यूनिट टाइम पर क्या हो जाएगा? पर यूनिट टाइम पर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 बाई T2 माइनस। अब जरा सा ध्यान से समझ के काम कराइएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग है जरूर, लेकिन आप लोग ये बात समझ रहे हैं कि इस दोनों में कौन बड़ा है? A1। और बड़ा, छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, छोटे में कॉन्सेंट्रेशन में से बड़े कॉन्सेंट्रेशन को आप घटा रहे हैं। तो ये जो चेंजिंग आएगा डेल्टा A का, वो माइनस में आएगा कि प्लस में? और टाइम हो गया डेल्टा T। तो क्या ये बात समझ रहे हैं माइनस कहाँ से आ गया? अगर हम ऐसा ही कैलकुलेशन प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो जरा देखा जाए प्रोडक्ट के लिए क्या हो रहा है। T1 टाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन है B1 और T2 टाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया B2। तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग कितना का हुआ? B2 माइनस B1। इस बार कौन बड़ा, B1 की B2? इस बार बड़ा है B2 और B1 छोटा है। और टाइम का चेंजिंग कितना का है? तो T2 माइनस T1 टाइम में कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग इतना का हो रहा है। तो पर यूनिट टाइम में B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये क्या है? पर यूनिट टाइम में कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग है। ये भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग ही है, लेकिन कितना टाइम में? और ये भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग है पर यूनिट टाइम में। तो यहां पर क्या आ गया? डेल्टा B बाई डेल्टा T। प्लस में होगा कि माइनस में? क्यों? क्योंकि B2 ही बड़ा है B1 से। अब आप रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड को समझ सकते हैं। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के चेंजिंग को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के हिसाब से समझाए हैं, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट के हिसाब से समझाए हैं। ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट के हिसाब से निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, अब प्रोडक्ट के हिसाब से निकालेंगे। क्यों निगेटिव आया? रिजल्ट सामने है, यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, और आप छोटे वैल्यू में से बड़े वैल्यू को घटा रहे हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होते जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता जाता है। जब मटेरियल ही कम होते जाएगा तो रिएक्शन का स्पीड क्या होगा? कम होगा। लेकिन प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है तो रिएक्शन का स्पीड भी क्या होगा? तो रिएक्शन का रेट पॉजिटिव होगा और रिएक्शन का रेट निगेटिव होगा। इतना अगर आपको आता है तो आप आज पढ़ सकते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और ले चलते हैं आपको फिजिक्स में। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे थे वेलोसिटी, तो दो तरह का वेलोसिटी पढ़ाया गया था, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ नहीं, फिजिक्स के क्लास में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी दो टाइम ड्यूरेशन में डिटरमाइन किया गया।
वेलोसिटी होता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकाला गया वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो वहां पर जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात करते हैं इसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, तो इसका कैलकुलेशन कैलकुलस के भाषा में होता है माइनस da/dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया माइनस da/dt और एवरेज वेलोसिटी हो गया डेल्टा माइनस डेल्टा a/Δt। तो ये हो गया एवरेज वाला और ये हो गया इंस्टेंटेनियस, लेकिन दोनों हुआ रिएक्टेंट के हिसाब से। और अब यहां पर भी उसी तरह ये एवरेज वेलोसिटी है प्रोडक्ट के हिसाब से और इसी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा प्लस dB/dt। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसी निश्चित समय में डिटरमाइन किया गया वेलोसिटी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। और दो टाइम ड्यूरेशन में जब वेलोसिटी का मेजरमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो इतना आपको आना चाहिए कि किसी रिएक्टेंट के हिसाब से लिखा गया रेट हमेशा निगेटिव होता है। अब मेन पॉइंट बोल रहे हैं, बस 4 पॉइंट दिमाग में रखना है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा घटता जाता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। रिएक्टेंट के हिसाब से लिखा गया रेट हमेशा निगेटिव होता है, प्रोडक्ट के हिसाब से लिखा गया रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। और वेलोसिटी यानी रेट, जिस तरह से फिजिक्स में 2 प्रकार का होता है वेलोसिटी, उसी तरह केमिस्ट्री में रेट 2 प्रकार का होता है, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। ये एवरेज रेट के हिसाब से है, ये इंस्टेंटेनियस। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, ये रिएक्टेंट के हिसाब से है और ये प्रोडक्ट के हिसाब से। ये एवरेज रेट है, ये एवरेज रेट है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है, लेकिन ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट के लिए है और ये, अगर आप अच्छे से समझ पाए तो आप इस चीज़ को हमको एक्सप्लेन करवाइए। इसको यहीं रख रहे हैं आप लोग के समझने के लिए। और आपको करना क्या है, x + y इक्विलिब्रियम साइन z + m के लिए, x के लिए दोनों रेट लिखवाना है। पहले एवरेज रेट लिखवाना है x के हिसाब से, जैसे ये है रिएक्टेंट के हिसाब से, ये प्रोडक्ट के हिसाब से। तो x के हिसाब से यानी रिएक्टेंट मतलब एवरेज रेट लिखवाना है इस रिएक्शन का। तो यहाँ पर x के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ΔX, एकदम सही। अब y के हिसाब से माइनस, कैसे जाने माइनस होगा, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है। तो माइनस ΔY, एकदम सही, बहुत अच्छा। चलिए प्लस ΔZ ΔT प्लस ΔM ΔT। अब इंस्टेंटेनियस बोलना है, स्टार्ट। माइनस dx माइनस अपॉन प्लस dz अपॉन प्लस, बोलिए बोलिए जल्दी से, हाँ, अपॉन dt। कोई दिक्कत है? तो ये था रेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड, जिसमें से एक को कहते हैं एवरेज रेट, एक को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। किसी भी रिएक्शन में रेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप यहां तक अच्छे से समझे तो 100% आपको अब लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आना ही आना है। क्या कह रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन का पूरा स्टेटमेंट 2 पोर्शन में है, यानी 2 पार्ट में है। पहला पार्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या कह रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन का फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन मतलब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी कहने का मतलब माइनस dA/dt जो होता है अपने एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। तो ये किसके हिसाब से लिखा गया रेट है? ए के हिसाब से, बी के हिसाब से, सी के हिसाब से, डी के हिसाब से। अपने एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल टू क्या लिखाएगा? एक्टिव मास ऑफ ए। अगर आप सभी स्टूडेंट समझे
तो अगला लिखवाइएगा जरूर, माइनस डी बी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बी, अपने एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर आप लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ रहे हैं और लॉ ऑफ मास सेक्शन का फर्स्ट हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द एक्टिव मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यहीं तक स्टॉप। सेकेंड पोर्शन अब स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड पोर्शन कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि आप जिस रिएक्शन को लेकर चल रहे हैं इसमें कितना रिएक्शन हो रहा है। तो दो, पहला रिएक्शन हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन से ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, दूसरा रिएक्शन हो रहा है सी प्लस डी एरो ए प्लस बी, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड, वो अपने एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस रिएक्शन में एक्टिव मास, रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन कौन है, ए और बी, दोनों के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसके लिए रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एक्टिव मास ऑफ सी और एक्टिव मास ऑफ डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब पूरे लॉ को ध्यान से एक बार में सुनिए। ये फर्स्ट हाफ पोर्शन है, ये सेकेंड हाफ पोर्शन है लॉ ऑफ मास एक्शन का। ये पहला स्टेटमेंट ये बतलाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है अपने एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। According to law of mass action, at constant temperature, the rate of reacting substance is directly proportional to its active mass, and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active mass of the reacting substance. तो हमने दो बार एक्सप्लेन किया, एक बार फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, एक बार बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टिंग सब्सटेंस ये है, और बैकवर्ड रिएक्शन जब पीछे से रिएक्शन होगा तो इसके लिए रिएक्टिंग सब्सटेंस सी और डी है। कोई दिक्कत? तो ये था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन का क्लास। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, अगर आप अच्छे से समझ पाए तो अब इसको जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। चलिए अब इसको लिखना है। कहाँ तक आप लोग लिख कर तैयार हैं? एग्जाम्पल लिख लिए हैं? यहाँ तक लिख, ये एग्जाम्पल हो गया है। अब इसी के जस्ट बाद लिखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन,
लिख लिया आप लोग। जल्दी किया जाए। वेयर RB इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, RF इक्वल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। चलिए हो गया, कंप्लीट है। रुकिए रुकिए रुकिए। एक बार सभी स्टूडेंट जो भी क्लास नोट्स में लिखे हैं उसको देखकर थोड़ा समझ लिया जाए फिर से जो आपने लिखा है। यहां हमने बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। इस लॉ को आप दो एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल था एकदम सिंपल एग्जाम्पल जिसमें कोई भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था, मतलब कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं था। तो जब इस तरह का सिंपल रिएक्शन होता है तो आप इजी वे में जो हमने समझाया उसके आधार पर इस तरह से तो लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। लेकिन जरा सोचिए कि जब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी होगा, यानी इस तरह का रिएक्शन होगा N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम साइन 2NH3। तो आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं यहां मल्टीप्लाई में 1 है, यहां मल्टीप्लाई में 3 है, यहां मल्टीप्लाई में 2 है। तो हम इस तरह का एक्सप्रेशन कैसे लिख पाएंगे? तो इसके लिए हम समझाने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां सपोज दैट 2A होता है, तो आप क्या लिखते हैं? माइनस DA बाई DT प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A। ध्यान दीजिएगा, तो 1 और 1 जुड़कर क्या हो जाएगा? 2, यानी मल्टीप्लाई में बेस समान होता है तो पावर ऐड हो जाता है। इसका मतलब तो यही ना समझ में आया कि जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो पावर में जाएगा, तो जो मल्टीप्लाई में रहेगा पावर में चला जाएगा। तो जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा, यहां पर देखिए A टू द पावर अल्फा हो गया, यहां B टू द पावर बीटा हो गया। और यहां पर जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में भी वही काम होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जब रेट लिखेंगे तो एक्टिव मास ऑफ A पावर अल्फा और एक्टिव मास ऑफ B पावर बीटा, और यहां पर एक्टिव मास ऑफ C पावर गामा और एक्टिव मास ऑफ D पावर डेल्टा। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझे, पूरा समझ में आया, तो जरा अपना कैपेसिटी दिखाइए इस रिएक्शन पर। अल्फा X बीटा Y गामा Z प्लस डेल्टा M। डायरेक्ट केवल फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिखवाइए। RF प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ X पर पावर, एक्टिव मास ऑफ Y पर पावर, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए RB प्रोपोर्शनल टू, बोलिए, एक्टिव मास ऑफ Z टू द पावर और एक्टिव मास ऑफ M पर पावर डेल्टा। यानी ये समझ में आया कि जो भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम उस रिएक्शन का भी लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट को डिटरमाइन कर लेंगे। तो जल्दी से एग्जांपल नंबर 2 सभी स्टूडेंट नोट करेंगे और जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस पूरे टॉपिक का।